यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया। जय हिंद, जय भारत। दरअसल क्या है कि हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स का। आज हमारा पार्ट 4 है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक डाउट क्लियर कीजिए कि हमने कहा था कि तीसरा वीडियो का लास्ट पॉइंट जो था उसमें हमने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे। ठीक, पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे, लेकिन हमने क्या किया, उसको स्टॉप कर दिया यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को। चौथा जो हमारा सीरीज आया इसमें हमने जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी को लाया। तो क्या है कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या नया आफत आ गया। दरअसल आफत नहीं, ये बेसिक है इकोनॉमिक्स का, जो कि हर किसी को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, बेसिक के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी को बारीकी से समझेंगे। उससे पहले जो हम 3 वीडियो पढ़े हैं उसका थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। हम लोग पहले क्या पढ़े थे, अर्थशास्त्र, शुरू यहीं से किए थे। अर्थशास्त्र, इसको हिंदी में कहते हैं धन का अध्ययन। तब हमने क्या किया कि धन का अध्ययन करने के लिए इसके साथ किसी न किसी देश का नाम जुड़ेगा। तो उसी क्रम में हमने देश इंडिया का नाम जोड़ा, उसके बाद देश का नाम जुड़ेगा तो यही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुला और बंद अर्थव्यवस्था। इस तरह से हमने यहाँ तक फोकस किया पूरा एकदम सीरीज में। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि अर्थव्यवस्था का निर्माण किसी न किसी क्षेत्र, सेक्टर को मिलाकर होता है। उसमें काम करने वाले लोग, वहाँ पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन जो कच्चे माल के तौर पर हम लोग यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है किसी भी देश के अंतर्गत। अब अर्थव्यवस्था का जब निर्माण होगा तो उसके लिए क्या काम करेगी, क्षेत्र काम करेगी। 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीयक क्षेत्र, फिर तृतीयक क्षेत्र। ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गए थे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जब हम पढ़ना शुरू किए थे तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, देश की जो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। उसके बाद हमने दादा भाई नौरोजी का डिटेल किया और इनका डिटेल करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े और आपको बताया था हमने कि देश की आज़ादी के बाद 1949 में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस और अन्य सदस्य के तौर पर VKRV राव और DR गॉडगिल थे। उसके बाद हमने क्या किया, पीसी महालनोबिस का नाम आया। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित नाम है तो इसलिए हमने इनका डिटेल कर लिया कि पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी का पिता कहते हैं। इनके जन्म दिवस 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार हम यहाँ तक पहुँच चुके थे देश के आज़ादी के बाद तक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर। फिर उसको थोड़ा आगे बढ़ाया हमने 1949 के बाद 1950 को आप याद कीजिए। हमने पढ़ाया था कि 1950 में 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। क्यों, किसी भी देश के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का प्लानिंग होना चाहिए। तो प्लानिंग बनाने के लिए यानी कि प्लान, योजना को बनाने के लिए योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग क्या करती थी, सरकार को सलाह देती थी। तो इस क्रम में हमने आपको बताया योजना आयोग और नीति आयोग। अब यहाँ तक आइए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ एकदम पूरा आ जाएगा। योजना आयोग और नीति आयोग। योजना आयोग के अंतर्गत हमने आपको बताया कि पंचवर्षीय योजना काम करती थी। 5 साल की योजना बनाई जाती थी। उस समय देश के आज़ादी के बाद जब योजना आयोग का गठन हुआ उसके बाद पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से। तब से उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। इन्होंने योजना आयोग के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया। इसके जगह पर इन्होंने नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया और इसके अंतर्गत जो योजना बनाई जाती है उसको विजन 15 कहते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। उसके बाद हमने बताया कि आपको हम पंचवर्षीय योजना बताएंगे या फिर पंचवर्षीय योजना पर हम लोग टॉपिक लेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन इसके पंचवर्षीय योजना को आने से पहले हमने क्या किया, जीडीपी को टॉपिक में लिया। जीडीपी को अब क्या, जीडीपी को टॉपिक में इसलिए लिया, आप सोच रहे होंगे ये क्या नया आफत। दरअसल आफत नहीं है, ये बेसिक चीज़ है। अब थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे उसके बाद हम लोग पंचवर्षीय योजना पर आएंगे, ताकि आगे जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़े और कोई थ्योरी का कॉन्सेप्ट आए तो उसमें हमें दिक्कत ना हो। इसलिए हमने क्या किया कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी को समझने के लिए पार्ट 4 में हम इसको लेकर आए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जीडीपी होता क्या है। जीडीपी हम जो आपको अर्थव्यवस्था पढ़ाए तो मान कर चलिए कि अर्थव्यवस्था ही जीडीपी है और जीडीपी ही अर्थव्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है।
अर्थव्यवस्था ही जीडीपी है, जीडीपी ही अर्थव्यवस्था। दरअसल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो अनुमान या फिर आंकड़ा निकाला जाता है वो जीडीपी के माध्यम से आंकड़ा निकाला जाता है। आप इसको बारीकी से समझिए। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होगी, यानी कि जो धन से संबंधित इसका कारोबार वगैरह जो भी होगा, उसका आंकड़ा या डेटा जो निकाला जाएगा वो जीडीपी के माध्यम से डेटा निकाला जाता है। आप समझेंगे जीडीपी के माध्यम से डेटा निकाला जाता है, एकदम क्लियर समझिए। इस तरह से आपको किताब में लिखा नहीं मिलेगा। किताबी लैंग्वेज अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है। हम इसी तरह से समझते हैं और हम इसी तरह से समझाते भी हैं। अब क्या है कि अर्थव्यवस्था, हमने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था ही जीडीपी है और जीडीपी ही अर्थव्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर हम आगे जब थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा हमको कि क्या अंतर है। अब समझिए जीडीपी क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का जो डेटा होता है वो जीडीपी के माध्यम से, यानी कि आंकड़ा जो निकाला जाता है वो जीडीपी के माध्यम से। अगर जीडीपी क्या है, जीडीपी का जो पॉजिटिव है, यानी कि परसेंटेज ग्रोथ कर रहा है, मान लीजिए 15% से जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है। और जीडीपी का रेट घट रहा है, मान लीजिए -9% हो गया, 9% हो गया, -9%, तो इससे क्या पता चलेगा कि देश की जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था, इसका परसेंटेज जो है वो घट रहा है। इस तरह से हम किसी भी देश के जीडीपी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जीडीपी के माध्यम से पता लगाते हैं। अब क्या है कि आइए जीडीपी पर, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं हम कि समझ गए होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़िए, जीडीपी पर आइए। जीडीपी क्या है कि जीडीपी को आप सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। थोड़ा सा अटपटा लगेगा हिंदी, लेकिन ठीक ठाक है, इसको भी आप समझ जाएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपसे क्या होगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसके बाद इसकी परिभाषा, डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। तो परिभाषा के तौर पर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका परिभाषा है। देखिए यहाँ पर हमने इसको नोट किया, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी कहलाता है। ठीक, अब सोचेंगे कि इसको याद करना कैसे, इसका भी तरीका है, हर चीज़ का तरीका है। क्या है कि याद करना, रट्टा लगाना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को समझिए। पढ़ने से पहले क्या होता है कि हर चीज़ का डिफरेंस समझिए। पढ़ना अलग है, समझना अलग है, रट्टा लगाना अलग है। ठीक, तो तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब उसी डिफरेंस को समझिए। पहले क्या है कि परिभाषा क्या था कि किसी देश की भौगोलिक सीमा, ठीक, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, टोटल मॉनिटरी फंड, कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी कहलाता है। अब इसको समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। मानकर चलिए कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, मानकर नहीं, रियली में हम इंडिया में ही रहते हैं, मानकर नहीं चलिए, मानकर चलिए कि ये जो फिगर है ये इंडिया का है। ठीक, ऐसा नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम मानकर चलते हैं कि ये इंडिया है। ये जो आप इसको चारों तरफ से लाइन देख रहे हैं, ये इसकी बाउंड्री है, तो इसी को कहते हैं भौगोलिक सीमा, और इसमें एक वर्ष दे दीजिए। ठीक, आप याद कीजिए, किसी देश यानी कि इंडिया, किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि, अवधि मतलब समय, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा, अंतिम वस्तु और सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य, टोटल मॉनेटरी वैल्यू, कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी कहलाता है। तो अब क्या है कि अब समझ रहे होंगे, अब आपको लग रहा होगा कि ये अंतिम वस्तु क्या है और ये कुल मौद्रिक मूल्य क्या है। तो अब इसको समझिए। आप भौगोलिक सीमा समझ गए होंगे, एक वर्ष की अवधि भी समझ गए होंगे, इसके बाद अंतिम वस्तु और कुल मौद्रिक मूल्य ये लगभग याद हो गया होगा। लेकिन समझना यहाँ पर भी ज़रूरी है कि अंतिम वस्तु क्या है और कुल मौद्रिक मूल्य क्या है। ठीक, टोटल मॉनेटरी वैल्यू कहते किसको है। ठीक, अब आइए थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिए। अंतिम मूल्य क्या होता है? वस्तु। अब मानकर चलिए देश में किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। मानकर चलिए हमारे हाथ में जो स्केच पेन है, तो इसी का प्रोडक्शन से समझिए कि इसका जब प्रोडक्शन होगा स्केच पेन का, तो क्या होगा कि इसमें जो इंक है वो इंक अलग बनेगा। ठीक, और इसका जो पेन है, कवर है, वो कवर अलग बनेगा।
उसके बाद क्या होगा कि इन दोनों को साथ मिलाएंगे, उसके बाद क्या बनेगा, मार्कर बनेगा, स्केच पेन बनेगा। जब यह मार्कर बन जाएगा तो इसी को कहते हैं अंतिम वस्तु, यानी कि फुल एंड फाइनल। फाइनली रूप से जब यह मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा तो इसी को अंतिम वस्तु कहेंगे, और इसका जो एकदम फाइनल वैल्यू होगा, यानी कि इसका जो प्राइस रेट होगा, उसी को कुल मौद्रिक मूल्य कहते हैं, और ये हमारे जीडीपी का हिस्सा बनेगी। एकदम समझिए बारीकी से, अगर नहीं समझ में आया फिर से समझिए। परिभाषा पे पहले जाइए। परिभाषा क्या था जीडीपी का, किसी देश की भौगोलिक सीमा, मानकर चलिए ये इंडिया है और ये इसका भौगोलिक सीमा है, इस सीमा के अंतर्गत, यानी कि इस सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि, यानी कि टोटल समय जो है एक वर्ष की अवधि में उत्पादित, यानी कि किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन होगा, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित, यानी प्रोडक्शन लिख लीजिए, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी कहलाता है। अब यहाँ पर अब थोड़ा अंतिम वस्तु और कुल मौद्रिक मूल्य हमको छका रही है। तो क्या है कि अंतिम वस्तु को आप फिर से एक बार समझिए। मानकर चलिए कि हमारे हाथ का जो स्केच पेन या फिर इसको मार्कर कहते हैं, मार्कर जो है इसमें क्या हो गया, दो चीज़ का यूज किया, एक इंक है इसमें और दूसरा इसका कवर है जो ढक्कन सहित है, कवर। अब क्या है कि जो इसका इंक बना वो तो अलग बना, अलग कंपनी बनाती है, और कवर अलग बनाएगी। अब क्या होगा कि इन दोनों का जब प्रोडक्शन हो जाएगा, इंक अलग और कवर अलग, तो अभी तक क्या है कि दोनों अलग अलग वस्तु हैं। जब इन दोनों को मिलाकर मार्कर बना लिया जाएगा, ठीक, मार्कर, तो ये क्या होगी, अंतिम वस्तु, इसी को कहते हैं अंतिम वस्तु, ठीक। और इसका जो वैल्यू मार्केट में आ जाएगा, जब वैल्यू मानकर चलिए 10 रुपये, तो इसी को कुल मौद्रिक मूल्य कहते हैं, जो हमारे जीडीपी का हिस्सा बनती है, तो इसी को जीडीपी कहते हैं। आप इस तरह से समझेंगे पूरा बारीकी से, तब समझ में बिल्कुल आएगा। और क्या है कि जब आप जीडीपी पढ़ते हैं तो किताबी भाषा रटने से अच्छा है कि उस पर थोड़ा अपना लॉजिक लगाइए। पढ़ने से पहले लॉजिक क्या है कि हर जगह काम आएगा। एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो किताबी लैंग्वेज के अनुसार नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो थोड़ा बहुत लॉजिक का यूज होगा और उसी से पूछा जाएगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी को समझ गए, ठीक। अब क्या है, अब सोच रहे होंगे कि जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी जो है, अगर मानकर चलिए जीडीपी बढ़ती है तब आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, अगर जीडीपी घटती है, माइनस में जाती है, तब आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी समझना है। यहीं से प्रश्न, अब जो नया ट्रेंड चला है यहीं से प्रश्न पूछने का। अब ना तो आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा जीडीपी का, ना ही आपसे इसकी परिभाषा डेफिनेशन पूछा जाएगा। अब क्या है कि नया ट्रेंड बदल चुका है एग्ज़ाम का, आप उसके अनुसार चलिए, ट्रेंड के अनुसार। जीडीपी का क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि जीडीपी के बढ़ने से देश में क्या होगा कि आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन देंगे आपको। क्या है, चारों ऑप्शन को चूज करना, एक 5वां ऑप्शन मिलेगा। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तब क्या होगा, अगर चारों सही है तब आप 5वां टिक करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न पूछने का ट्रेंड चल गया है, ठीक। लगभग अब सभी एग्ज़ाम में यही ट्रेंड अपनाया जाता है। तो अब आप समझिए, हम आपको क्या बता रहे थे कि जीडीपी के बढ़ने से या फिर घटने से आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। अगर मानकर चलिए सबसे पहले कि जीडीपी हमारा जो है अगर घट जाएगा तब आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। मानकर चलिए हमारे देश की जीडीपी जो है वो 4000 रुपया है, मानकर चल रहे हैं, ठीक है, नहीं अभी है 2.9 ट्रिलियन डॉलर है, नहीं अभी हम ये मानकर चलते, ये आंकड़ा है कि 4000 रुपया हमारे देश की जीडीपी है, ठीक। अब क्या है कि कुछ दिन के बाद ये हुआ कि जीडीपी घटकर 3000 हो गई। जिस समय 4000 रुपया थी, पॉपुलेशन 200 लोग, यानी कि 200 की जनसंख्या थी, देश में जनसंख्या 200 थी। अब फिर शुरू से एक बार समझ, मानकर चलिए कि देश की जीडीपी 4000 रुपया है और इस देश की जनसंख्या 200 है, तो प्रति व्यक्ति यानी कि सभी लोगों का हिस्सा जो होगा उसको 200 से डिवाइड करेंगे, काटिए यहाँ, यानी कि 20-20 रुपया हिस्सा होगा सभी लोगों का। कुछ समय बाद क्या हुआ कि यह जीडीपी का आंकड़ा जो है वो घट गया, माइनस में चला गया। 1 महीना बाद, 2 महीना बाद आंकड़ा घटकर 3000 हो गया, जनसंख्या 200 ही है। फिर 200 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो अब प्रति व्यक्ति हिस्सा यानी कि सभी आदमी का हिस्सा जो है 15-15 रुपया हो गया। अब इससे आप क्या समझते कि आम लोगों की ज़िंदगी पर असर ये पड़ेगा कि उसकी आमदनी कम हो जाएगी। आमदनी कम होने से आप ये समझिए कि मानकर चलिए कि जीडीपी, आप सबसे पहले इस पर फोकस कीजिए कि जीडीपी आखिर कम होगा कैसे। मानकर चलिए किसी भी देश के अंदर कोई फैक्ट्री लगी हुई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री काम कर रही है, इस फैक्ट्री के अंदर जो वस्तु बनी, ठीक,
उसका मार्केट में क्या हो गया कि मार्केट में वो वस्तु नहीं चली या फिर नहीं बिक रही है, तो उसके अनुसार अब क्या होगा कि ये कंपनी क्या करेगी कि उस वस्तु का प्रोडक्शन कम करेगी। जब प्रोडक्शन कम होगा, उत्पादन कम कर देगी, तो उसको कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले यहाँ 400 लोग काम करते थे, अब क्या है कि कंपनी प्रोडक्शन घटा रही है, तो अब क्या करेगी, इसमें से आधा लोग घटा देगी। अब मान लीजिए 400 लोग था, 400 वस्तु बनाई जाती थी, अब क्या है कि मार्केट में ये वस्तु जब बिक नहीं रही है तो अब 200 ही बनाएगी ना। कंपनी क्या कर दी, वस्तु की संख्या घटाकर 200 कर दी, तो इसको 200 के लिए इसके जो यहाँ पर लेबर लगेगा यानी मजदूर लगेंगे वो 200 ही लगेंगे, तो बाकी के जो रेस्ट 200 लोग थे उनका तो काम चला गया, वो बेरोज़गार हो गए। तो क्या होगा कि जीडीपी के घटने से बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। इसी को समझिए, पूरा यही लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। आप क्या है कि मैथ पढ़ते हैं, मैथ में क्या होता है कि एक सर्टेन चीज़ होता है कि एक रूल या फिर एक थ्योरी को समझ लिए और उसी को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। लेकिन ये क्या है कि असीमित चीज़ है, आप इसको जितना समझेंगे बारीकी से वो आपके सामने उतना खुलकर आएगा। आप एक बार फिर से समझिए, हमने आपको क्या कहा कि जीडीपी के घटने से आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आप एक बार सोचिए, मानकर चलिए कि हमारे देश की जीडीपी 4000 रुपया है, मानकर चल रहे, और पॉपुलेशन है 200 लोग, यहाँ पर 200 लोग रह रहे हैं। तो अब क्या होगा कि सभी लोगों का हिस्सा निकालेंगे, तो इस 200 जनसंख्या से इस जीडीपी में डिवाइड करेंगे। इसको काटिए, 2 से कितना, 20 रुपया प्रति व्यक्ति हिस्सा हो गया, 20 रुपया। अब क्या है कि कुछ दिन के बाद हमारा जीडीपी माइनस हो गया, माइनस पर रहे, माइनस हो गया, 3000 हो गया, और जनसंख्या है 200 का, फिर 200 से इसको डिवाइड करिएगा तो क्या हुआ, 15 रुपया। मानकर चले प्रति व्यक्ति कितना आय हो गया, 15 रुपया। अब क्या हो, लोग पहले 20 रुपया कमा रहे थे, अब लोगों के पास आमदनी जो घटकर हो गया मान 15 रुपया। अब 15 रुपया हो गया तो लोग का खर्चा तो बराबर होगा, सेम समय के अनुसार एसेंशियल चीज़ें होंगे, जो खाने पीने का चीज़ होगा वो तो खरीदेंगे ही। तो अब उनको इसी 15 रुपया में अपना गुजर बसर करना है, तो इससे क्या होगा, लोगों का सेविंग्स कम हो जाएगा, बचत कम हो जाएगा। एकदम बारीकी से समझिए, बचत कम होगा। जैसे ही बचत कम होगा तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। पैसा नहीं रहेगा कोई इन्वेस्टमेंट कैसे, क्यों नहीं कम, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, निवेश कम करेंगे। निवेश से आप ये समझिए कि जो बड़े छोटे या फिर मिडिल क्लास के उद्योगपति हैं वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। किसी भी फैक्ट्री को खोलने के लिए इसमें पैसा लगता है ना जी, तो पैसा जो लगेगा उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो लोग पैसा लगाएंगे वो इन्वेस्टर हो गए, और जो पैसा उसमें खर्चा हुआ वो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट लोगों के पास पैसा रहेगा ही नहीं, तो वो इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, और जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो यहाँ की जो फैक्ट्री है वो क्या होगी, बंद होगी। बंद होने के कगार पर इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। पहले फैक्ट्री 400 वस्तु बनाती थी, अब क्या है कि इसके पास उतना बजट है नहीं, तो इस वस्तु की संख्या घटाकर 200 कर दी। 400 बनाने के लिए 400 मजदूर थे, तो अब 200 वस्तु बनाने के लिए मात्र 200 मजदूर रहेंगे। तो बाकी के जो 200 मजदूर थे उनको तो काम से हटाना पड़ेगा ना। जब वो काम से हट जाएंगे तो ये बेरोज़गार हो गए। इस प्रकार देश में बेरोज़गारी जो है वो बढ़ जाएगी। बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, लोगों का क्या होगा, गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, लोगों का बचत कम हो जाएगा, और उद्योग धंधा जो होगा वो बंद होने लगेगा अगर हमारा जीडीपी माइनस में गया तब। इस तरह से समझिए, और इसी लॉजिक से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब अगला टॉपिक देखिए, अगर जीडीपी में ग्रोथ होगा तो इसके जस्ट विपरीत होगा। जीडीपी में जैसे ग्रोथ होगा जीडीपी बढ़ेगा, तो लोगों का बचत बढ़ेगा। जैसे ही बचत बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और उद्योग धंधा जो था वो काफ़ी बढ़ेगा। यानी कि जो फैक्ट्री 400 वस्तु का प्रोडक्शन करती थी अब 800 का करने लगेगी, रोज़गार भी बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जीडीपी का आम लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। तो आप इसको बारीकी से समझिए। हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं कि जीडीपी के माइनस में जाने पर, यानी कि जीडीपी के घटने से आम लोगों पर असर, आम लोगों की ज़िंदगी पर असर। आप इसको लिख लीजिएगा जीडीपी की परिभाषा लिखने के बाद। जस्ट समझा तो दिए ही। पहला है कि क्या होगा, लोगों का बचत कम हो जाएगा, एकदम सब कुछ कम होगा, बचत कम होगा। दूसरा पॉइंट, बचत जब कम होगा तो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे, यानी कि निवेश कम होगा। एकदम बारीकी से समझिए, बचत कम होगा तब निवेश कम होगा, जब निवेश कम होगा तब प्रोडक्शन कम होगा,
प्रोडक्शन कम होगा यानी कि उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो कंपनी क्या करेगी, वहाँ से अपने यहाँ लोगों की संख्या, जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी संख्या वो घटाएगी। तो इससे संख्या जब घटेगी तब बेरोज़गारी बढ़ेगी। बेरोज़गारी बढ़ेगी, उसके बाद लोग क्या होगा, 5वां पॉइंट, गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। अगर आपको लाल कलम वाला नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, उससे भी आप लिख सकते हैं, ठीक। लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि जीडीपी के घटने से आम लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। पूरा सीरीज समझिए, आपको ये चीज़ किताब में नहीं मिलेगा। जितना आप समझेंगे उतना आपके सामने ये बेहतरीन तरीके से खिलकर आएगा। और आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे, रट्टा लगाने का प्रयास करेंगे, तब बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक्स को इस तरह से समझिए। अब क्या है कि जीडीपी समझ गए। जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जीडीपी बराबर आप देख रहे होंगे C+I+GE+ आयात माइनस निर्यात। इस तरह से आप फार्मूला देख रहे होंगे। दरअसल ये फार्मूला है क्या कि जीडीपी का हम लोग आंकड़ा यानी कि डेटा तय कैसे करते हैं, तो इसी से डेटा तय। जैसे ये हो गया कंजम्पशन, ये क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं उपभोग। लोगों के द्वारा क्या किया, जो उपभोग किया गया उसको जोड़ते हैं। लोगों के द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया उसको दिया। सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी से, और उसके बाद प्लस आयात माइनस निर्यात, यानी कि किसी भी देश से हम क्या मंगवाए, जितना मंगवाए वो आयात और निर्यात इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अगर ज़्यादा मंगाते हैं और कम निर्यात करते तो उसको घटाकर जीडीपी में ऐड करेंगे। तो वही ये फार्मूला तय करती है कि जीडीपी का आंकड़ा। बस आप इसको याद रखेंगे, या फिर नहीं भी रखिएगा तो दिक्कत नहीं है, ये पूछा ही नहीं जाता है, ठीक। इसके बाद जीएनपी पर आइए। जीडीपी के बाद जीएनपी, एक और नया आफत। अब जीडीपी के बाद जीएनपी। हालांकि आप जीडीपी अगर समझ रहे होंगे तो आपको अब मज़ा आएगा पढ़ने में। इकोनॉमिक्स का मज़ा यहीं से है, जीडीपी से ही शुरू हो जाता है। जीडीपी से शुरू किया, अब जीएनपी पे आइए। जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ये भी याद रखिएगा। जीएनपी का फुल फॉर्म है, इसको हम लिख दे रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब क्या है कि यहाँ पर थी जीडीपी, अब यहाँ पर जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि बिल्कुल रूप से, यानी कि देश के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ उसको राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ये निकालते कैसे हैं, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर प्लस एक्स क्या है, माइनस एक्स क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक्स का मतलब हो गया देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, यानी कि हमारे देश के लोग जो विदेश में कोई उद्योग धंधा चला रहे हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ मनी जो है अपने यहाँ लाएंगे, तो उसको हम अपनी जीडीपी का हिस्सा में ऐड करेंगे। वो विदेशों से यहाँ क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे अपने देश के अंदर। तो वही है देशवासियों के द्वारा विदेशों से अर्जित आय प्लस एक्स हमारी जीडीपी में जुटेगा। और वाई बराबर क्या होता है, विदेशियों द्वारा अपने देश, कुछ विदेशी जो होंगे अपने यहाँ इन्वेस्ट करते होंगे या फिर वो कमाते होंगे, तो वो फिर अपने देश यहाँ से ले जाएंगे, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, तब हमारा जीएनपी निकलता है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एकदम सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बाद क्या होता है कि इसको और थोड़ा सा आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे, तब हमको मिलेगा एनएनपी। पहले जीडीपी फिर जीएनपी, उसके बाद एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सब एक ही है, सब जो हिस्सा है एक ही है। पहले जीडीपी है, फिर जीएनपी है, उसके बाद इस साइड एनएनपी है। तो अब जब एनएनपी क्या है इसको समझिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब क्या है कि बिल्कुल जो हमारा प्रोडक्शन होगा वह शुद्ध रूप से पता चल जाएगा एनएनपी के माध्यम से कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह की है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। आप इसको नहीं समझ रहे होंगे। मूल्यह्रास का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु का जो प्रोडक्शन हुआ उसमें जो मशीन काम करती है तो उसका कुछ हिस्सा टूट गया, फूट गया, या फिर मशीन पुराना हो गया, घिस गया, उसका जो कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट को हम लोग जीएनपी में से घटाएंगे, तब जाकर क्या होगा कि हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का पता चलेगा। क्या है कि वो कॉस्ट अगर नहीं घटाएंगे तो हमको लॉस लग जाएगा ना, क्योंकि काहे कि मशीन जो चल रही है, मशीन घिसेगी, टूटेगी, फूटेगी, उस पर खर्चा आएगा। वो खर्चा हम लोग कहाँ से वसूल करेंगे, यहीं से वसूल करेंगे राष्ट्रीय उत्पाद से। तो इसलिए हमने इसमें मूल्यह्रास को घटाते हैं एनएनपी निकालने के लिए। एनएनपी बराबर होता है जीएनपी
माइनस डिप्रिसिएशन, इस तरह से आप इसको समझिए। और बेसिक जो ये हमारा है वो आज का बेसिक था, ये क्लियर हो गया होगा आपका भी। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम फिर से एक बार इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि क्या है कि अब थोड़ी सी एक सूचना है, सूचना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए, लाइक भी कीजिए। चैनल जो है वो प्रहार GS, स्पेलिंग है PRAHAR, उसके बाद GS, इस तरह से सर्च कीजिए। ब्लू कलर का लोगो मिलेगा, ब्लू कलर का, और फिर आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक, अगला वीडियो जो हमारा आएगा, अब पंचवर्षीय योजना का वीडियो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप एक पॉइंट और ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब GDP जान गए, अर्थव्यवस्था हम लोग जान गए, तो अब क्या है कि देश का विकास होगा। GDP ग्रोथ करेगा तो देश का विकास होगा। तो उस विकास को कौन तय करती है, फिर जाँच कौन करती है, उस संस्था का नाम क्या है? तो उसका नाम है NDC। इसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एकदम बारीकी से इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, COUNCIL, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको भी लिख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई 6 अगस्त 1952। ये क्या करती है? देश के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ उसका आंकड़ा निकालती है। कौन? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब मान कर चलिए कि अर्थव्यवस्था हमारा ग्रोथ कर रहा है और हमारी GDP बहुत अच्छी खासी चल रही है, तो उसका जो है जांच करने के लिए कोई ना कोई संस्था होगी, तो वही है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये विकास की जांच करती है कि देश के अंदर किस तरह की विकास हो रही है, फिर क्या हो रही है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ। इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, CM, चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर लिखिए प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष होते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री CM जो होते हैं यह NDC के सदस्य होते हैं। इस तरह से क्या होती है कि हमारा देश में पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम चलता है, अर्थव्यवस्था का सिस्टम। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे हम लोग पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या काम हुआ। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि किस तरह से वह योजना काम करती थी। उसके बाद पढ़ेंगे कि कृषि के क्षेत्र में उस योजना के द्वारा क्या क्या काम किया गया, और फिर कृषि कहते किसको, थोड़ा सा इसको भी आगे बढ़ा लेंगे। इससे हमारा कृषि का भी चैप्टर क्लियर हो जाएगा और इकोनॉमिक्स भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।